गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुगली चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत आप सीखेंगे सेट्स का निचोड़ एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। एनसीईआरटी के सभी चैप्टर का अंतिम एक्सरसाइज कभी स्किप मत करना, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में आप सीखेंगे 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला आईआईटी एग्जाम में 2 या 3 चैप्टर पर आधारित प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, अतः इसका तीसरा फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार इसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए पेन एंड पेपर के साथ वीडियो को देखो और समझो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर तुम इस चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करना। इसका अगला नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिलेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें जो है सो 3 फार्मूला आपको याद रखना है। 3 फार्मूला में ये फार्मूला जो है हम पहले बता चुके हैं। ये है 2 सेट है ए और बी, जिसका नंबर ए यूनियन बी आपको निकालना है, जिसमें दिया हुआ रहेगा ये तीनों का वैल्यू, यानी नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो है 4 एलिमेंट में जो है 3 एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और ये चौथा एलिमेंट जो है जो अननोन है उसका वैल्यू आपको निकालना है। कभी कभी ये सेक्शन जो है अगर नल सेट है, ए वाइड सेट हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। तो इसलिए उस हालत में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी केवल होगा, यानी ये जो है -0 हो गया। तो अब जो है मेन फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है कि ये अगर 3 सेट रहेगा, ये 2 सेट वाला का फॉर्मूला हो गया, और अगर ये 3 सेट है, ए है, बी है और सी है, तो उस हालत में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो इसमें ये है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी ये 2 वाला जो है, यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला जो है 3 आइटम जो है वह नेगेटिव होगा और टोटल जो है चारों आइटम पॉजिटिव होगा। तो इसमें कितने आइटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आइटम हो गए। 8 आइटम में जो है आपको 7 आइटम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और 8वां का जो है वैल्यू है वो आपको निकालना होगा। तो इस प्रकार से किस प्रकार से हम कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब देखेंगे। मेन एक्सरसाइज चैप्टर 1 का प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स which sets are the subset of one and another। x equal to x such that x belongs to R, यानी रियल नंबर, and x satisfy x square minus 8x plus 12 equal to 0। b दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 2 4 6। c दूसरा एलिमेंट है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड d
चौथा सेट है जिसका एलिमेंट है ओनली 6, यानी इसमें जो है सभी का जो है वैल्यू हम निकाल देंगे। यानी सेट ए का जो है एलिमेंट क्या है, x such that x belongs to R, यानी रियल नंबर एंड x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन जो है वह उसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी इसमें x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो गया। अगर माइनस 2 इसमें कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस 6 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, यानी x माइनस 2 एक फैक्टर हुआ और दूसरा हमारा हो जाएगा x माइनस 6, यानी ये दोनों फैक्टर हो गया, यानी x का वैल्यू हमारा आएगा 2 और 6, यानी a का जो एलिमेंट होगा वह 2 और 6 होगा। b का एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 6, C का एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड D का वैल्यू है 6। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि सबसे जो है बड़ा सेट हमारा ये C हो गया, उसके बाद B हो गया, उसके बाद A हो गया, उसके बाद D हो गया, यानी इसमें इस ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। सबसेट में अगर लिखना है तो इस ऑर्डर में लिखाएगा, यानी D is the subset of A and A is the subset of B and B is the subset of C, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, D is the subset of A, D is the subset of B, D is the subset of C, and A is the subset of A and A is the subset of C and B is the subset of C। ये जो है इस ऑर्डर में लिखाएगा, यानी सबसेट में जो है हम दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। नंबर 1 है, इफ x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B, यानी लेट x इक्वल टू 1, तो हमारा A का हमारा क्या हो जाएगा, सेट का एलिमेंट हो जाएगा 1 एंड 2, और B का जो है हमारा क्या होगा, ये वो 0 हो गया और 1 2 हो गया और 3 एंड 4 ले लिए गए हैं, इसलिए हमारा ये हो गया x डज नॉट बिलोंग्स टू B, यानी ये जो है इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, 1 और 2 को सेपरेट नहीं किया जाएगा, इसलिए thus the statement is false। सेकेंड नंबर है, if A is the subset of B and B belongs to C, then A belongs to C। तो ये जो है हमारा A का एलिमेंट 1 ले लिए हैं, B बिलोंग्स टू C कह रहा है, यानी B का हमारा क्या है, इसमें 1 और 2 ले लिया गया है, और C का जो है सो ये 1 2 ये सबसेट है, तो इसको एक साथ रखेंगे, 3 और 4 है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि A इज ऑल्सो डज नॉट belongs to C, therefore the statement is also false। 3 नंबर में है, if A is the subset of B and B is the subset of C, then A is the subset of C। A का जो है 1 और 2 ले लिया गया है, B का जो है सो 1 2 3 ले लिया गया है, और C का जो है 1 2 4 एंड 5 ले लिया गया है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर A is the subset of B और B is the also subset of C, और then A is the subset of A। तो यहाँ पर जो है क्या हम देख रहे हैं, 1 और 2 है, और इसमें भी जो है C में भी जो है
1 और 2 है। इस प्रकार से A is the subset of C. So the statement is true. नंबर 4 में if A does not subset of B and B does not subset of C, then A does not subset of C. तो इसमें जो है वही केस ले लिया गया है, A इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू 1 2 3 और C इक्वल टू 1 2 4 5। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, thus we see that A is the subset of C. इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, A जो है सो C का सबसेट है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। तो 5th नंबर में है if X belongs to A and X does not subset of B, X belongs to B. तो X 1 हो गया, A 1 और 2 ले लिया गया है और B जो है वह हमारा क्या है, 3 4 5 है। तो इस प्रकार से हमारा X belongs to B हो गया, इसलिए स्टेटमेंट is also false. नंबर 6 है if A is the subset of B and X does not subset of B, then X is also not belongs to A. A 1 2 हो गया, B 1 2 3 हो गया, X इक्वल टू 4 हो गया, X does not belongs to B, यानी B में B का X एलिमेंट नहीं है और X में भी ये नहीं है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट हमारा ट्रू। नंबर 3 let A be C, the set such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, so that B equal to C. यानी अगर ये दोनों केस है और तो हमको शो करना है B इक्वल टू C है, यानी इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये दिखाना है कि लिखना है यही कि गिवन A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, दिस इज इक्वेशन 1, and A intersection B equal to A intersection C, this is equation 2. Taking intersection C in the both sides of the equation 1, we get, ये जो है दोनों में इंटरसेक्शन C ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन C, यानी ये जो है डी मॉर्गन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन C, यानी ये जो है C इंटरसेक्शन C हमारा C ही हो जाएगा। तो यही लिखना है A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन C यूनियन C, यानी ये इसका डायग्राम अगर ये सो बनाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन C हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट ये होगा, डॉटेड पार्ट वाला होगा, और फिर यूनियन कह रहा है C, यानी ये पूरा टोटल हमारा C आएगा। तो इस प्रकार से हम इतना इक्वल टू C लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू C फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या होगा हमारा, ये A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू हमारा C हो गया। इसको जो है सो इक्वेशन 3 मानेंगे। अब जो है इंटरसेक्शन B दोनों तरफ हम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन B इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन B हमारा हो जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन B
इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला जो है बी हो जाएगा इसका वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, यानी इसका जो है डायग्राम शो करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमारा इसका जो है वैल्यू हमारा बी आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का डॉटेड पार्ट होगा और फिर यूनियन बी है ये पूरा पार्ट आएगा, यानी इसका टोटल वैल्यू जो है बी हमारा हुआ, यानी बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट बी इक्वल टू सी, क्योंकि ये जो पार्ट जो है वह दोनों कॉलम दोनों जो इक्वेशन में है कॉमन है, तो इसलिए हमारा बी इंटरसेक्शन सी, और यही हमको प्रूफ करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी, a minus b equal to 5 and a union b equal to b and a intersection b equal to a। अब जो है यहाँ फर्स्ट में a इंटरसेक्शन b है, a इज द सबसेट ऑफ b, यानी a इज द सबसेट ऑफ b हो गया, और सेकेंड में जो है a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू ये एम्प्टी सेट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे ए इज द सबसेट और इक्वल टू बी हो गया, और ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा तो हमारा क्या होगा ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा तो भी हमारा ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी then C minus B is the subset of C minus A। तो यहाँ पर ये सपोज कर देना है let X belongs to C minus B, यानी C minus B में X belongs है, X है, तो इसलिए हमारा X is the X belongs to C होगा, और X जो है सो B में नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या होगा A is the subset of B। If X does not belongs to B, then X does not belongs to A। Now A is the subset of C and X does not belongs to A, तब X is the subset of C minus A, इसलिए हमारा हो जाएगा 10 C minus B is the subset of C minus A। Number 6, assumed that PA equal to PB so that A equal to B। तो इसमें जो है हमको ये A equal to B है, तो इसी को हम मान करके चलते हैं if A equal to B। एग्जाम्पल है हमारा, एक एग्जाम्पल ले लिया गया है, A equal to 1 2 है, तो इसका पावर सेट ऑफ A हमारा क्या हो जाएगा 5 होगा, 1 हुआ, 2 हुआ और 1 2 हो गया, यानी 2n स्क्वायर करके जो है उसका एलिमेंट आएगा, यानी A बिलोंग्स टू PA हो गया एंड A बिलोंग्स टू PB हो गया। इस प्रकार से A इज द सबसेट ऑफ B हो गया। अब B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A एंड B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। इस प्रकार से B इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ A। इस यहाँ पर इस प्रकार हम देखते हैं A जो है सो B का सबसेट है और B जो है C का सबसेट है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा A इक्वल टू B, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7,
Is it true that the any sets A and B, power set of A union power set of B equal to power set of A union B? ये हमको निकालना है कि क्या ये इक्वल होगा। जस्टिफाई योर आंसर, और एग्जाम्पल दे करके भी समझाना है। तो इसका सॉल्यूशन में लेंगे लेट A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू 3 4। तो पावर सेट ऑफ A हमारा हो जाएगा 5 1 2 एंड 1 2। पावर सेट ऑफ B हमारा हो जाएगा 5 3 4 3 4। पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B हमारा हो जाएगा, यूनियन है तो इसलिए दोनों को ले लेंगे, एलिमेंट दोनों का ले लेंगे, ये दोनों का एलिमेंट इसमें ले लेंगे। तो A यूनियन B हमारा हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये A पावर सेट ऑफ A यूनियन B इक्वल टू हमारा इतना है तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा उसका एलिमेंट, यानी हमारा ये 5 होगा 1 2 3 4 1 2 2 3 3 4 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 1 2 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारा इतना सारा एलिमेंट हो जाएगा। इसलिए हम क्या देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमको लिख देना है 10 पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B डज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B A equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A equal to A union B। तो ये हमको प्रूव करना है, ये जो है एक है और ये दूसरा टर्म है। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव, इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हमको ये दोनों को प्रूव करना है, यानी A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B होगा, और या इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज द सबसेट ऑफ A। अगर ये दोनों हो गया तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम ले लेंगे x इक्वल टू A, x बिलोंग्स टू A। तो हमारा केस 2A राइज होगा, यानी x बिलोंग्स टू B होगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू B होगा। अगर x बिलोंग्स टू B होगा तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, और इस हालत में x बिलोंग्स टू A माइनस B हो जाएगा। तो इसमें जो है सो A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B हो गया, और इस केस में हमारा X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, X इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B हुआ। अब सेकेंड के लिए हम क्या इसको प्रूव करने के लिए हम लेते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, यानी इसमें भी जो है दो केस राइज होगा, यानी x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B होगा या x बिलोंग्स टू x माइनस B होगा। यानी अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B होगा तो x बिलोंग्स टू A हो जाएगा, और इस केस में हमारा x बिलोंग्स टू A होगा, यानी दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं, x बिलोंग्स टू A हो गया, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज द सबसेट ऑफ A। यानी दोनों से हमारा फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जो है एक दूसरे का जो है सबसेट है, तो इसलिए हमारा A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रूफ करना है, और
जस्ट इसका अपोजिट भी प्रूफ करना होगा। फर्स्ट के लिए हम लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ पर फिर दो केस राइज होगा। अगर x बिलोंग्स टू ए हुआ तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा, और x बिलोंग्स टू बी माइनस ए होगा तो x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो गया। तो इस प्रकार से x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो गया। तो हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा यही कि A यूनियन B माइनस ए इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब सेकेंड में हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन B मानेंगे। तो इसमें जो है इसमें भी दो केस आएगा। अगर x बिलोंग्स टू ए हुआ तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन B माइनस ए हो जाएगा। अगर x बिलोंग्स टू B हुआ तो x बिलोंग्स टू B माइनस ए हो गया। x बिलोंग्स टू ए यूनियन B माइनस ए हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ हम क्या देखते हैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन B माइनस ए हो गया। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस ए। इस प्रकार से पहला और दूसरा से हम क्या देख रहे हैं, A यूनियन B माइनस ए इक्वल टू A यूनियन B, यानी ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, और सेकेंड है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A, हमको ये प्रूफ करना है। तो नंबर 1 के लिए हम क्या देखते हैं कि वी नो दैट A इज द सबसेट ऑफ A, और A इंटरसेक्शन B इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ A हो जाएगा। A यूनियन B A इंटरसेक्शन B इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ A, ये इक्वेशन 1 ले लिए। और ऑल्सो A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसलिए दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A हो गया। ये पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब ये सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या देख रहे हैं, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू, हमारा इसको ब्रेकअप कर देंगे तो A इंटरसेक्शन A हो गया यूनियन A इंटरसेक्शन B हो गया, यानी ये जो है सो A इंटरसेक्शन A हो गया, और ये जो है A इंटरसेक्शन B है ही। तो अगर ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो है पुटअप कर देंगे इसका जो है वैल्यू A, तो हमारा ये टोटल वैल्यू हमारा A हो गया। इस प्रकार से A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A हो गया। ये सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। नंबर 10, so that A intersection B equal to A intersection C need not imply B intersection C, यानी ये अगर है हमारा कंडीशन तो इसका मतलब ये नहीं है कि B इक्वल टू हमारा C ही होगा। तो लेट A इक्वल टू 0 1 ले लिए, B इक्वल टू 0 2 3 ले लिए, और C एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 0 4 5 हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल लेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0 हो गया, A इंटरसेक्शन C हमारा 0 हो गया। इस प्रकार से हमारा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C हो गया, यानी दोनों का एलिमेंट जो है वह सेम है, दैट इज 0 है, यानी B डज नॉट इक्वल टू C। ये 2 3 बिलोंग्स टू B है, और 2 3 जो है सो C में है ही नहीं।
Hence it is need not imply B equal to C. इसलिए इसका कोई जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल ही हो। क्वेश्चन नंबर 11 है let A and B be the sets if A intersection X equal to B intersection X equal to phi and A union X equal to B union X for some set of X so that A equal to B। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? let A and B be the sets if A intersection X equal to B intersection X equal to phi and A union X equal to B union X for some set X, then we have to show that A equal to B. तो it can be seen that यह देख सकते हैं कि A equal to A intersection A union X equal to A intersection B union X, चूंकि ये जो है हमारा A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है सो हम इसको लागू करते हैं इस पर, तो हमारा हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, यानी A इंटरसेक्शन X हमारा फाई हो गया, चूंकि ये जो है सो ये इंटरसेक्शन B फाई है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये A इक्वल टू हमारा हो गया A इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वेशन 1। अब जो है B इक्वल टू हमारा ये हो गया, चूंकि इतना इक्वल टू ये दिया हुआ है इसलिए A इंटरसेक्शन A यूनियन X, यानी इसको ब्रेकअप करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लागू करेंगे तो इसमें B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X हो जाएगा। तो अब जो है सो इतना इक्वल टू ये फाई है, तो ये फाई लागू करेंगे तो यूनियन है, तो यूनियन में जीरो कॉमन जाएगा तो जीरो, तो वही वैल्यू आएगा यानी B इंटरसेक्शन A, यानी B इक्वल टू हमारा हो गया A इंटरसेक्शन B, ये सेकेंड हो गया। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या देख रहे हैं, A इक्वल टू B होगा, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12, find set A, B, C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty set and B intersection B intersection C equal to phi। तो यहाँ पर A एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 हो गया, B दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 2 3 हो गया, C का एलिमेंट हो गया 1 और 3। तो इस प्रकार से A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2 हो गया, B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 3 हो गया, C इंटरसेक्शन A इक्वल टू 1 हो गया। तो इस प्रकार से A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A जो है सो नॉन एम्प्टी सेट है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू फाई, दैट इज नल सेट, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13, in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee and 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee। तो इसमें जो है 600 स्टूडेंट स्कूल में है, तो वो जो है स्टूडेंट एक सर्वे किया गया है, तो इतना स्टूडेंट जो है वह टी लेता है, इतना स्टूडेंट कॉफी लेता है और इतना स्टूडेंट दोनों ड्रिंक लेता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफी, और कितने स्टूडेंट वैसे हैं जो टी भी नहीं लेते हैं और नहीं कॉफी लेते हैं। तो हमको निकालना है यही।
तो लिखना है यही कि लेट U be the set of all students in the survey. That is, number of the total student in the survey equal to number of U equal to 600. Number of student taking tea, यानी चाय पीने वालों की संख्या कितनी है 150 हो गया, और कॉफी पीने वालों की संख्या नंबर ऑफ C इक्वल टू 225 हो गया, और दोनों पीने वालों की संख्या यानी नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T इक्वल टू 100 हो गया, और दोनों पीने वालों की संख्या नहीं पीने वालों की संख्या हमारा नंबर ऑफ T कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट हो जाएगा। यही हमको निकालना है, यानी डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे इसमें। नंबर ऑफ T कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C का कंप्लीमेंट इक्वल टू हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ T यूनियन C का कंप्लीमेंट। इतना यूनियन है तो इसलिए नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ T यूनियन C हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ U इक्वल टू, इसको ब्रेकअप कर देंगे तो नंबर ऑफ T प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन C हो गया, यानी 600 माइनस 100 माइनस 125 प्लस 100 हो जाएगा, यानी 600 माइनस 275 that is 325. Hence the 325 student we are taking neither tea nor coffee, यानी हमारा नहीं पीने वालों की संख्या, चाय या कॉफी नहीं पीने वालों की संख्या हमारा 325 हो गया, 325 है। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 student know Hindi, 50 student know English and 25 know both. Each of the student know either Hindi or English. How many students are there in the group? यानी ये जो है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, हिंदी जानने वालों की संख्या हमारा 100 है, और इंग्लिश जो है जानता है 50 स्टूडेंट, और ये 25 स्टूडेंट जो है दोनों लैंग्वेज को जानता है। ईच स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी हर एक स्टूडेंट जो है हिंदी जानने या इंग्लिश जानने, लेकिन जानता जरूर है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, यानी इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, यानी लेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द ग्रुप बी नंबर ऑफ H यूनियन E, यानी यहाँ पर H हो गया हिंदी और E फॉर इंग्लिश हो गया, और उसी प्रकार से हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी, दैट इज नंबर ऑफ H इक्वल टू 100, नंबर ऑफ E इक्वल टू 50, तो हमारा हो जाएगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो इंग्लिश एंड हिंदी, दैट इज नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E इक्वल टू 25। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ H यूनियन E इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H यूनियन इंटरसेक्शन E, यानी 100 प्लस 50 माइनस 25, यानी 125, यानी हमारा क्या हो जाएगा, उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं 125, हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट ग्रुप आर 125. This is the answer. Question number 15. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, and 3 read all the 3 newspapers. Then find the number of the people who read at least one of the newspaper.
and second number, the number of the people who read exactly one newspaper. तो इसमें जो है सो हमको निकालना है 60 पीपल पर सर्वे किया गया है और हर एक का जो है सो डाटा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो डाटा को इस प्रकार से अरेंज करके लिख देना है। लेट नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे, that is number of H union I union T equal to 60 हो गया। number of people who read newspaper T, number of T equal to 26 हो गया। number of I equal to 26 हो गया। number of H equal to 25 हो गया। number of H union I equal to 9 हो गया। number of H union T equal to 11 हो गया। number of T union I equal to 8 हो गया। नंबर पीपल हु रीड न्यूज़पेपर ऑल यानी इंटरसेक्शन सभी का कर देंगे, यानी नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी फॉर्मूला जो है सो अप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई इक्वल टू नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी minus number of T intersection I minus number of I intersection H plus number of H intersection T intersection I और सभी का जो है सो वैल्यू पुटअप कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा 80 माइनस 28 हो जाएगा और लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा 52। इस प्रकार से 10 द एटलीस्ट 52 पीपल रीड न्यूज़पेपर, यानी 52 पीपल जो है सो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। और हमको सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना है डायग्राम वेन डायग्राम ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ में करके हम देखेंगे कि हमारा किस प्रकार से डायग्राम हो रहा है और हमको क्या निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी एक न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो है सो 8 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया और यहाँ पर जो है सो हमारा 10 आ गया। इस प्रकार से 8, 12 और 10 को ऐड करेंगे 30 पीपल होगा और यही हमारा आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। Question number 16. In a survey, it was found that 21 people like the product A, 26 like product B, and 29 like product C. 14 people liked product A and B. For 12 people liked product C and A. 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 products. Then find the how many liked the product C only. ये जो है प्रोडक्ट पर है ए बी सी 3 प्रोडक्ट है और कौन कौन सा लोग जो है कितना लोग जो है सो लाइक करता है उसके बारे में ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। यानी यहाँ जो है 3 सेट वाला जो है फॉर्मूला यहाँ भी लागू होगा। तो लिखना है यही गिवन द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट ए, दैट इज नंबर ऑफ ए इक्वल टू 21, number of B equal to 26, number of C equal to 29, number of A intersection B equal to 14, number of B intersection C equal to 14, number of C intersection A equal to 12, number of A intersection B intersection C equal to 8। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सभी का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे हमारा 44 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ये सभी प्रोडक्ट को लाइक करने वालों की संख्या हमारा 44 हो गया
On the above data, we can draw the Venn diagram and find the number of the people who liked product C only. अब डाटा के अनुसार जो है सो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से हमारा होगा, यानी ये ए और बी को लाइक करने वाले 6 हो जाएगा, यानी सभी को लाइक करने वाले जो है 8 लोग हैं, और ए और सी को लाइक करने वाले 4 लोग हैं, बी और सी को लाइक करने वाले 6 लोग हैं, केवल ए को लाइक करने वाले केवल हमारा 3 हो गया, केवल बी को लाइक करने वाला सी हो गया, और केवल सी को लाइक करने वाला 11 हो गया। तो इस प्रकार से हमको लिखना है, यही केवल यहाँ पूछा जा रहा है सी ओनली है, तो केवल सी के बारे में लिखना है, टोटल के बारे में नहीं लिखना है। तो thus the number of the people who liked the product C only equal to 11. This is the answer. तो इस प्रकार से हमारा ये जो है ये टोटल एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर इसमें और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like and comment and share the video to your friend to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.